नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम देख रहे थे अश्विनी कुमार मिश्रा की इंटरव्यू। तो अभी पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था और आज सेकंड पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं एक बार बता दूँ कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट में नहीं देखा तो उसमें जो मैसेज था मोटा मोटा वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली बात कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं ये डिसाइड नहीं करता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। आपने देखा कि उन्होंने शहर में रहना शुरू किया था और शहर से फिर उन्हें घर जाना पड़ा, गांव जाना पड़ा और फिर उन्होंने गांव जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। दूसरी बात, घर वाले क्या करते हैं, रिसोर्सेज की कमी से रिलेट करता है कि घर वाले आपके क्या करते हैं। उनके घर वाले क्या कर रहे थे, पंडित थे, पुरिताई कर रहे थे। आपके घर वाले क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते बस आपके पास जुनून होना चाहिए। तीसरी बात थी कि आप किस परिवेश से हो, है ना। परिवेश मतलब ऐसा नहीं कि हाई सोसाइटी से हो तभी आप सफल हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारी मेहनत चाहिए हमको कि हम कितना मेहनत करते हैं। आगे की कहानी थी उनकी कि उनके लाइफ में सीनियर्स का बहुत रोल था। तो ये मैंने भी महसूस किया है कि मुझे जब जब जरूरत पड़ी है तो सीनियर्स हमारे साथ खड़े रहे हैं। सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, अभी भी बात होती है हमारी, पैर छू के प्रणाम करता हूँ। हाँ, सीनियर्स मतलब वो बड़े भाई नहीं, वो कहा जाए कि बड़े भाई के मतलब क्या होता है, सीनियर्स मतलब कहा जाए पिता तुल्य हो जाते हैं। वो आपको मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा आंख बंद कर लीजिए, आप आंख कान खुली रखिए, भरोसा करिए, भरोसा करना सीखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सीनियर्स हैं तो सब कुछ भरोसा कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस पर मैं नहीं आऊँगा। बस कहूँगा कि सीनियर्स का रोल बहुत होता है। आप जितना रिस्पेक्ट दोगे सीनियर्स को वो उतना आपको सपोर्टिव होंगे आपके लिए, आपके लाइफ के लिए। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी इसी एपिसोड में, बीएड वाली। जो बीएड करने जाते थे तो सुबह 3-4 बजे घर से निकलते थे और फिर शाम को घर लौटते थे और सब बीच में 250 किलोमीटर का सफ़र कितना टफ रहा होगा, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। तो चलिए हम शुरू करते हैं भैया के एमए से शुरू होता है जर्नी। तो इस वीडियो में हम एमए से शुरू करते हैं और लास्ट तक इसमें बहुत सारे सजेशंस होंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ये सब सारी सजेशंस है इसमें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया, पुराने ढर्रे से हटकर कुछ ना कुछ नया हम कोशिश करते रहेंगे। आपका साथ चाहिए, बस मेरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं हम आगे। एमए की प्रतियोगिता थी प्रवेश पाने की होड़। तो इलाहाबाद में जब मेरा हुआ तो फिर जब बीएचयू मैंने छोड़ने का सोचा तो मैं कहा यहाँ छोड़ूंगा तो इलाहाबाद में मैं नहीं पढ़ूंगा कतई प्राचीन इतिहास। अच्छा, पीसीएस की सारी जो बुक थी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब ले आके रख लिए थे और यूजीसी नेट का भी हिस्ट्री का ले आ रहे और पेपर भी सॉल्व कर रहे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि प्राचीन इतिहास में पढ़ो और फिर आगे चल के चुनौती भी, और एजुकेशन का सिलेबस छोटा भी था और इंटरेस्टिंग भी था पढ़ने के लिए। तो गया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने, तो वहाँ प्रोफेसर पीके साहू थे। तो देखे कि तुम्हारा तो हिस्ट्री में भी है, तू जा हिस्ट्री में पढ़, यहाँ मत आ, बाद में एमएड करके आ जाना, यहाँ बीएड करके एमएड कर लेना। लेकिन मेरे और उस केवल 5 ही 6 लड़के थे एमए में, क्योंकि एजुकेशन को ये पूर्व धारणा बना लिए हैं कि केवल लड़कियों वाला विषय है। जैसे गृह विज्ञान, वैसे एजुकेशन कहते हैं लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो हम लोग 30 में केवल 5 विद्यार्थी बॉय थे, बाकी सब छात्राएं थी। तो फिर ले लिए और फिर उसके बाद भी 6 महीने ऐसे कटे, मतलब इतिहास लगता था कि इतिहास खो कि कहाँ चले आए। और फिर धीरे धीरे मन लगा, फिर एमए इन एजुकेशन कर रहा था जी। ये कंप्लीट हुआ, फिर पढ़ ही रहे थे। 1 साल हुआ तो फिर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कि अब इसको निकाल ले, लेकिन संजोगवश नहीं निकला। तो फिर इधर सर लोग कहने लगे, प्रोफेसर लोग, कि जाके बीएड कर लो। और हम भी सोचे कि अब बीएड करने में 1.5 लाख रुपए कहाँ से ले आएंगे। 1.5-2 लाख एक गरीब विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं।
तो हम सोचे कि अब क्या किया जाए। फिर 1 महीने 15-20 दिन जम के यूपी बीएड का पढ़े। यूपी बीएड जेई 50 हिंदी और 50 जीके, 50 रीजनिंग और 50 जीएस, ऐसे करके 200 प्रश्न आते हैं। 400 नंबर के माइनस मार्क भी है। और इंटर्न दिए और उसमें 203 नंबर आ गए और 15 नंबर वेटेज मिल गया एनएसएस का। अच्छा। वही सामाजिकता खींच ले गई एनएसएस में। दरी और बिछा बैठते थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर कानपुर कॉलेज मिल गया, डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज। मतलब एमए इन एजुकेशन कंप्लीट और बीएड में एडमिशन। इधर मेरा एमए एजुकेशन कंप्लीट हुआ, उधर इंटर्न निकल के जुलाई में एडमिशन मेरा हो गया। बीएड की कहानी एक बार आप सुनाए, थोड़ा सा बताइएगा। और बीएड जब प्रवेश ले लिए और मिल गया कानपुर का डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज। सुनिएगा एक सेकंड, यहाँ सुनिएगा कितना ये जर्नी जब मैं सुनता हूँ ना मेरी रूहें खड़े हो जाते हैं कि ये बीएड का जो जर्नी था भैया का, मतलब कमाल का, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कितना कठिन। हाँ। तो जब वहां ले लिए एडमिशन जाके, तो कहे यहाँ एकदम बाध्यता है, 80% अटेंडेंस देना, आना जाना है। तो मैं सोचता है यार, कानपुर डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज। तो फिर उस समय मैं सोचा कि कैसे जाएंगे। तो मैं ट्रेन का देखता कि कहाँ ट्रेन कितने बजे पहुंचा देती है। तो ट्रेन का देखा टाइम, तो सुबह 5-4 बजे 6 बजे तक मिल जाए और फिर उसके बाद 9-10 अपना पहुंच जाओ, कॉलेज करो और फिर 2:30-3 बजे वहां से चल दो और तुरंत आ जाओ 6-7 बजे। तो शुरू में पहले दिन तो मैं 3 ही बजे उठ के गया। 3 बजे उसकी मम्मी बना दी थी नाश्ता। मम्मी खाना बना दे, टिफिन उठ के। क्या बात है, और मैं अपना 2 लीटर का पानी बैग लेके चल देता था। तो सुबह ही साइकिल से जाते और स्टेशन खड़ी करके। अब मुझे फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब जाने लगे रोड, तो जितने वहाँ सर्विसमैन थे कानपुर में, तो सब लोगों से परिचय हो गया। अच्छा। और सबके बीच में हम लोग बैठ के जाते, तो कभी कभी तो टिकट भी नहीं रहता था, एमएसटी बनवाते थे और कभी कभी डर रहे तो ऐसे ही चले जाते थे। और फिर 5 रुपए दे के बस से तुरंत सिविल लाइन। ये जो सफर था, ऐसा नहीं था कि कानपुर में रहना आसान था। एक्चुअली पारिवारिक जो स्थिति थी उसमें बड़ा मुश्किल था कि कानपुर जाए एक लड़का घर से पढ़ने के लिए और वहाँ पे रह ले आराम से, मुश्किल था। इसीलिए भैया ने सोचा कि नहीं, हम घर पे ही रहेंगे और यहीं से ट्रेन से इलाहाबाद से कानपुर सोच रहे हैं कि 3-4 या 3.5 घंटे का सफर है, ज्यादा कहीं कम नहीं। लेकिन बंदा डेली जाना और कॉलेज करना, सप्ताह में कम से कम 4 दिन, हाँ 4-5 दिन भी चले जाता था। फिर फर्स्ट ईयर में तो ऐसे चला। फिर सेकेंड ईयर में जब परिचय हो गया, तो हमारे दोस्त लोग जैसे असाइनमेंट लिखे तो हम लिख के प्रोवाइड कर 2-4 दिन फिर अपना रुक जाते हैं। टीचिंग में वही रुक के कर लेते थे। बीएड का टीचिंग चलता है, 6 महीने 6 महीने टीचिंग था, 4 महीने सेकेंड ईयर में। तो फिर वहां रह के किए, रूम पार्टनर के लिए यहाँ ले लिए और 1500 दे के, क्योंकि उस समय कठिन था। अकेले सोचो कि वहां पैसा दे के रहो और फिर तमाम, और फिर साथ ही साथ घर में भी पढ़ने वाले साथ हमारे भाई बहन। तो ये था, ऐसे चला, बीएड हो गया। और जैसे ही बीएड किए तो अभी भी केवल नेट का पढ़ते थे, और लेकिन अभी भी नेट नहीं हुआ। अच्छा। नहीं, फर्स्ट ईयर बीएड में 2017 में जब हुआ, नवंबर वाले में मेरा नेट हुआ। अच्छा। और वहां केवल 3 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रुका था। अच्छा। नवंबर में हो गया, फिर 2017, फिर 2018 जुलाई में जाके नेट हुआ। अब फिर इसी बीच मेरा एडमिशन हो गया वर्धा में, एमफिल में, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। एमफिल में कितनी फेलोशिप मिलती थी आपको? एमफिल में 5000 मिलता था। तो अब 5000 मिले तो लोग, अब देखिए समाज आपको जब कुछ आगे करना होता है, आप समाज का ना सुन के चले, आप अपना देखिए। तो आ गए। जब मेरा वहाँ एडमिशन ये हुआ कि वहाँ वर्धा इतनी दूर मत जाओ, 1100 किलोमीटर है, वहाँ मत जाओ। लेकिन हम ठान लिए थे कि अब यहाँ से निकल ही लेना है। और जब कोचिंग करते नहीं थे,
तो ये हुआ कि वहीं चल के पढ़ेंगे, वहां रहे और बहुत अच्छा परिवेश वर्धा। वहाँ बुक उक तो नहीं मिल पाता था, सब इलाहाबाद ले जाके पढ़े। और फिर हम लोग एक रूम में 3 लोग थे और तीनों तैयारी किए, और तीनों लोग का 2 लोग जेआरएफ, 1 लोग नेट। अच्छा, वर्धा में आपको फेलोशिप मिला और आप उसके बाद पढ़ाई की और जेआरएफ कंटिन्यू। और वही फिर 2016 प्रवक्ता परीक्षा भी हुआ। अच्छा। 2018-19 तो फिर वहां भी सोचिए 7 सीट था उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता शिक्षा साध में। और उस समय जब देखिए फॉर्म मैं भर रहा था तो उस समय भी मेरी धड़कन धक धक कर रहा था कि इसमें इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे, कुछ जानकारी था नहीं। लेकिन वही जो प्रिपरेशन था, रेगुलर पढ़ाई करना, क्लास में बैठना और फिर सेल्फ स्टडी करना, फिर वही हमारा 7 सीट में 24 बच्चे इंटरव्यू दिए थे वहाँ। 7 सीट में 24 बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में आए थे जनरल में, और फिर वहाँ इंटरव्यू दिए। अब प्रवक्ता में वहाँ है कि पीएचडी 10 नंबर, बीएड 5 और एमएड 5। और अपने पास चूंकि 16 में फॉर्म भरे थे तो बीएड का भी 5 नंबर नहीं था। अच्छा। और ना तो एमएड था ना पीएचडी। 429 नंबर में पाया था टोटल, और 435-36 में सिलेक्शन हो गया था जो वेटिंग में आया। 442 जनरल कट ऑफ था। फिर नहीं हुआ। फिर इसी तरह फिर एमफिल के दौरान यहाँ फॉर्म निकला गुरु घासीदास, यहाँ आ गए, जेआरएफ थे और तुरंत एडमिशन मिल गया। अच्छा। पीएचडी में तो तुरंत एमफिल में छोड़ दिया। अच्छा। फिर एमफिल नहीं किया। अच्छा। ड्रॉप कर दिया। हम सर से गए, चोटी सर से बात की कि हम जा रहे हैं सर, या तो आप आश्वासन दीजिए कि हम आप ले लेंगे। तो सर ने कहा नहीं सर, आश्वासन नहीं दे सकते हम आपको। तो फिर यहाँ हुआ, तो फिर यहाँ से चले आए। फिर यहाँ पीएचडी कर रहे थे और यहीं फिर इंटरव्यू भी दिए प्रवक्ता का। फिर 2021 शिक्षा शास्त्र का इंटरव्यू दिए। 16 सीट था जनरल का पूरे उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी इंटरव्यू दिए। और फिर इसमें तो 3rd वेटिंग आ गया। अच्छा। और सोचिए मेरा जो बीएड का परीक्षा था और रिजल्ट का 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया, 2 दिन बाद इसका पेपर था। अच्छा। और सब तनाव अलग घर में बना क्रिएट हुआ कि ये तो कुल माटी कर दिए। तो ऐसे चलता रहा। फिर गए एग्जाम देखिए दिए और पेपर मेरा बिगड़ गया। अच्छा। पेपर बिगड़ा, लेकिन इंटरव्यू में फिर मेरा नाम आया और फिर मेहनत किए और इंटरव्यू की तैयारी किए। और सीनियर का देखिए हमेशा रोल है, आप उनसे संपर्क में हैं तो आपको निकलने के लिए। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में पीजी कर रहा था एमए, तो उस समय मैं सोचता था कि पीसीएस की तैयारी करूं कि एसएससी की तैयारी करूं कि शॉर्ट हैंड सीखूं। कोई रास्ता दिखता ही नहीं था कि कहाँ पे जाए, किस मार्ग पे जाए। लेकिन वहाँ एक सीनियर थे, सीजीएल का तैयारी कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि आप इसी क्षेत्र में जाइए। और अंदर से देखिए ऐसा नहीं कोई कह दे और आप चले जाए, अगर आपका रुचि नहीं रहेगा तो आप कभी नहीं। बिल्कुल। तो आप रुचि, मेरा रुचि भी था और मैं फिर उस फील्ड में गया। फिर 2-3 बार नेट नहीं निकला, लेकिन फिर निकला और फिर जेआरएफ हो गया। और जेआरएफ रुक जाए 2-2 क्वेश्चन से 3-3, तो फिर बाद में जेआरएफ हो गया। और फिर फेलोशिप मिलने लगा। पढ़ाई और आर्थिक स्थिति भी कम हुआ, आर्थिक स्थिति ठीक हो गया। इधर बहनों को भी उसी फेलोशिप से बीएड करवा दिए और बढ़िया था। क्या बात, मतलब पढ़ के आदमी पूरे जीवन को बदल सकता है। हाँ, पढ़ के कर सकते। कमाल की बात है। चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो में था हमारा कि एक तो जर्नी, दूसरा चीज कि एजुकेशन के छात्रों के लिए क्या सजेशन होगा आपके लिए, कौन सी बुक पढ़ें कि वो नेट निकाल सके, पीएचडी कैसे करें, क्या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन कुछ। देखिए, जो एजुकेशन में 2 तरीके से विद्यार्थी आते हैं, एक बीए करके आते हैं और एक बीएड करके आते हैं। अच्छा। और बीए करके फिर एमए करते हैं जी, एमए एजुकेशन, और बीएड करके एमएड करते हैं, एमएड। और जब दोनों विद्यार्थियों को देखें तो 3 साल बीए और 2 साल एमए। अगर बीए का विद्यार्थी 5 साल अगर अच्छी खासी बुक पढ़े
और बीएड 2 साल अब हो गए और एमएड भी 2 साल, 4 साल वो भी समय दे लिए। तो जब ये दोनों विद्यार्थी अगर दोनों के लिए कह रहे हैं कि बीए वाला ये ना सोचे कि हम कमजोर हैं और बीएड वाला ये ना सोचे कि भीड़ आगे बहुत है, दोनों बाजार की पुस्तकों से बचे। पहली बात, अच्छा, जो सीरीज है, जो टेक्स्ट बुक पढ़िए। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, अच्छे प्रकाशक की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आपको उस फील्ड में जरूर सफलता मिलेगा और आपको ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि बीए वाला और एमए एजुकेशन वाले ये भी हायर में आ सकते हैं और बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन और बीएड करके ये भी प्राइमरी चाहे लिस्ट कुछ नाम, कुछ किताबें, पुस्तकें देखिए, दर्शन शास्त्र की रमन बिहारी लाल की है और राम सकल पांडे की शिक्षा दर्शन है और हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव मालवी सर की पुस्तक है शिक्षा दर्शन करके। और सोशियोलॉजी में आप उषा मिश्रा की पढ़ सकते हैं समाज शास्त्र, शैक्षिक समाज शास्त्र। राजीव मालवी सर की भी है समाज शास्त्र और एसपी रुहेला की भी है समाज शास्त्र की बुक। और इसके अलावा आप ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से जाके टेक्स्ट बुक उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां देखिए त्रुटियां कम है। जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का आप पढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन की बुक पढ़ सकते हैं। फिर मापन मूल्यांकन की एसपी गुप्ता पढ़ लीजिए और रिसर्च में क्रैसवेल का, केपी पांडे का और एके सिंह की पुस्तक पढ़ सकते हैं और मनोविज्ञान में एसपी गुप्ता, केपी पांडे और एके सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। पीडी पाठक भी है। पीडी पाठक इसलिए क्योंकि उसमें परिभाषा बहुत मिल जाती है आपको, परिभाषाएं। हालांकि सभी को कोई भी पुस्तक आपको छोड़ना नहीं है। जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतर गए ना, तो आपके पास सारे अस्त्र होने चाहिए। देखिए, मुझे एजुकेशन का कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, लेकिन भैया ने जो कहा है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उचित जवाब मिले कि आपको किस सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी का जो भैया ने कहा कि, तो ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का, तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको मिलेगा ना। ऑनलाइन गूगल करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिन जिन चीजों के आपको नोट्स चाहिए होगा ओपन का। बाकी जो किताब बताए हैं वो बेटर है। बाकी अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम कोशिश करेंगे भैया से कांटेक्ट करके फिर हम आपको बुक का पूरी लिस्ट आपको हम दें। ठीक है। और इसके बाद भी बुक पढ़िए और उसके बाद आप जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है सभी भर्ती परीक्षाओं के, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो या हायर के हो, नेट का है, नेट का भी आप पेपर सॉल्व करें, क्योंकि अब सिलेबस तमाम बदल गए हैं नेट के। तो इस तरह से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर और टेक्स्ट बुक अगर तल्लीनता से आप पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और हम अगला प्रश्न ये होगा भैया कि आने वाले 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 साल बाद अगर मैं कहूँ तो मैं किसी विश्वविद्यालय में देखना चाहूंगा अपने आप को, कि वहाँ एक प्रोफेसर के पद के रूप में, और विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय या इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, क्योंकि वहां से इतना जुड़ाव है, बाहर जाने का हो सकेगा तो जाएंगे, ऐसा कोई कसम नहीं खाए हैं कोई कल कि नहीं जाएंगे। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहती हो तो दिल ये इलाहाबाद में रहता है। वाकई बात तो है, मैं भी पीड़ित हूँ इससे, इलाहाबाद में बनारस छूट नहीं पा रहा है। खैर ठीक है। अच्छा चलिए, अब खत्म करते हैं अंतिम क्वेश्चन के साथ कि जीवन का कुछ उद्देश्य भी आपने चुना है कि जीवन में कुछ है, जीवन का क्या कुछ उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा लगता है आपको? जीवन का देखिए उद्देश्य यही है कि आप सरल तरीके से जिए और वो मन में आपसी कलह क्लेश, जो तमाम पॉलिटिक्स हर जगह देख रहे हैं, चाहे पीएचडी में देखें, चाहे विश्वविद्यालयों में देखें या तमाम हर जगह जो पॉलिटिक्स है, इसको न करते हुए हम
लोगों सामंजस्य और समायोजन करके जीवन जिए, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य ही है सर्वांगीण विकास करना। तो हम नैतिकता और नियमों का पालन करते हुए हम सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े। अपने आप को, जो हमारे अंदर कमियां है, ऐसा नहीं है कोई सर्वज्ञ नहीं है। अगर एक प्रोफेसर भी है तो हर विषय का ज्ञाता भले कहा जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कमियां हैं, इसीलिए वो रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो डार्क हाउस एक उपन्यास है, उसमें एक लाइन लिखे हैं नीलोत्पल मृणाल भैया ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सेलेक्ट होगा वो जरूरी नहीं कि करेक्ट भी होगा। तो इसीलिए किसी पे भरोसा ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लीजिए। अगर किसी ने आपको कोई सजेशन दिया तो आप उनको सुनिए, समझिए, और फिर उसको आपको लग रहा है कि इम्प्लीकेशंस करना चाहिए तो फिर उस पर काम करिए। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप सभी छात्रों को, एजुकेशन के लिए नहीं, सभी छात्रों के लिए? सभी ये जो जर्नी था ना आपका, बहुत बेहतरीन मुझे लगा कि एक सामान्य से परिवार से आकर के और एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होना उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ी सफलता मैं समझता हूँ। तो आप इसमें छात्रों को कुछ देंगे मैसेज कि कैसे रहा ये सफर? देखिए, ऐसा भी लगा कि नहीं होगा, कुछ सब खत्म हो जाएगा, कभी ऐसा भी है? ऐसा लगा था जब प्रवक्ता 2021 वाले में मैं वेटिंग में आया, और उस समय, उसके पहले भी मेरे दिमाग में द्वंद्व था। द्वंद्व ये था कि टीजीटी की तैयारी करें कि पीजीटी की तैयारी करें। अभी मेरे दोस्त कहते हैं मुझसे क्या करें। और मैं जब टीजीटी उठाता था, सोशल साइंस, वो सामाजिक विज्ञान मेरा विषय था, और इधर एजुकेशन देखूं तो पीछे देखूं तो हमें लगता था कि मैं एक बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। तो जब मैं पढ़ता तो सोशल साइंस की भी बुक रखे थे, किरण कंपटीशन की रखे थे, घटना चक्र उठा के, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी, शिल्पी का, प्रकाश का। अच्छा, जब आप प्रकाशक की ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो कई प्रकाशकों का आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आंसर दे दे वो एकदम रामबाण है। वो देखिए भ्रमा देते हैं। कई बार तो अपने मन में लगने लगता था कि ये सही है, गलत है, इसीलिए किताब खोल के उसको चेक कर लीजिए। हाँ, इसीलिए टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इलाहाबाद में बीए एमए भले किया, लेकिन मेरा जो सफलता का कहानी महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ ने लिखा है। क्या बात? क्योंकि मैं वहां भले रहा, जब मैं यहाँ आया तो स्टेब्लिश होके पढ़ सका। तमाम घर में रहते हैं तो तमाम जिम्मेदारियां भी रहती थी कि अगर कोई बीमार हो जाए या हमारे रिलेशन में है, कहीं जाना है, निमंत्रण जाना है, तो हमें वो काम करना पड़ता था। तो जब यहाँ आए तो स्टेब्लिश होके एक शांति दिमाग से, और हो सके तो आप अकेले रूम लेके अकेले पढ़िए, क्योंकि अकेले पढ़ेंगे और अपना एक टाइम टेबल बनाए। मैं जीवन में कभी भोर में उठ के नहीं पढ़ा 4 बजे, लेकिन मेरा चयन होने का था, यहाँ तैयारी कर रहा था, इस बार था कि 100% लेना है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था। अब 11 बजे सो जाऊं, सुबह 4 बजे उठूं, और फिर भाग दौड़ 6 बजे तक पढ़ूं, फिर जाऊं योगा करके आऊं। और देखिए, योगा का भी अपना एक अलग महत्व है। वो तो है। अब फिटनेस अब नहीं बन पा रहा, माहौल जंगई में है, तो फिर से ट्रेन की यात्रा शुरू हो गई, आना जाना। मतलब कहने का है कि जहां से सफर शुरू हुआ था वही फिर आ गए। तो इसलिए टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, यही सभी विद्यार्थियों का संदेश है कि चाहे इतिहास के हैं, चाहे भूगोल हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे हिंदी है, और चाहे संस्कृत के हैं, चाहे आप साइंस साइड के हैं, तो अच्छी उच्च कोटि की पुस्तक पढ़िए और अपने सीनियरों या जो विद्वान लोग हैं उनसे सलाह लेके ही पढ़िए। बिल्कुल। चलिए, फिर भेंट होती है, होप नहीं खोना है, आप उनको हमेशा बनाए रखना है। और देखिए, ऐसे लोग आपके सामने हैं, ये आपको टीवी में नहीं दिखेंगे, इसलिए इनको यूट्यूब पे ले आया हूँ। टीवी में दिखेंगे, एक समय आएगा जब दिखेंगे, लेकिन क्या है कि हमारे जो इंस्पिरेशनल होते हैं, जिन लोगों से हम प्रेरित होते हैं ना, वो हमें दिखते बहुत कम है। वो आपको कागज में, बहुत लोग होता है ना, कुछ प्रतिभाएं जो है कागज में छिप जाती है और कुछ छप जाती है, कुछ छिप जाती है और कुछ कागज में छप जाती है। तो छपना, हर कोई छपता नहीं है, लेकिन जो रियल में होता है ना हीरो, वो हमको दिखता नहीं है। तो खैर, कोशिश करेंगे हम ऐसे रियल हीरो को आपके सामने लाने का।
और हम बिल्कुल फिर कहेंगे कि होप नहीं खोना है। आप मेहनत कर रहे हैं ना, अपना कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए, एक रूटीन बनाइए, जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं उसको मेंटेन रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी और आप जो चाह रहे हैं वही होगा। लेकिन आपको फाइंड कर लेना है कि हाँ, मुझे जैसे इन्होंने भैया ने कहा कि मुझे एजुकेशन लाइन में जाना था, मतलब मुझे शिक्षक बनना था, तब जाके वो प्रोफेसर बने। तो ऐसे आप फाइंड कर लो, किसी के चक्कर में मत पड़ो कि कौन क्या कह रहा है। आपके अंदर अगर क्वालिटी है, आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट है, तो फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्या क्या बने, कैसे लक्ष्य तय करें, तो उसको भी देखने की इच्छा हो तो देख लीजिए। तो उसके बाद बाकी हम जुड़े रहेंगे, अगली वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ नई चीजें लेकर के। तो इसी के साथ धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है किसी नई शख्सियत से और कुछ नई बातों को लेकर के हम फिर आएंगे आपके साथ।